नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th NCERT के लिए जो पहला पार्ट है परिमेय संख्याएं। उसके लिए हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर लिया था। अब 1.2 को सॉल्व करने के लिए कुछ और थ्योरी पढ़नी पड़ेंगी। थ्योरी क्या, एक प्रमेय है और कुछ सवालें हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में यूज होंगी, यानी कि 1.2 प्रश्नावली में यूज होंगी। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ सवालों को हम लोग जितने मॉडल के उसमें सवाल हैं, कुछ उदाहरण यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जिससे कि उसे सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो जाए। तो आइए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 की थ्योरी के लिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब अपना जो प्रमेय नंबर 1.2 है इसके लिए। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसके स्टेटमेंट हमने लिख दी है ऊपर। तो देखिए एक बार पढ़ देते हैं कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। इस बात को आप लोग नोटिस जरूर कीजिएगा कि P एक अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a एक धनात्मक संख्या है। यानी कि अगर P जो है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो a को भी विभाजित करेगा। जैसे P एक अभाज्य संख्या लेनी है हमें, तो हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही ले लेते हैं। तो जैसे देखिए P बराबर 2 है और a बराबर कोई सा भी पूर्णांक ले लेते हैं जो 2 से कट जाए। तो a बराबर हम लोग ले लेते हैं 4। तो अब अगर क्या कह रहा है यहाँ पे कि यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। तो देखिए a स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, ये 4 चौको 16। अब ये 2 16 को भी विभाजित करेगा और 4 को भी विभाजित करेगा, इसका वर्गमूल। तो यही कह रहा है, इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर ये a स्क्वायर को कर रहा है तो a को भी करेगा। बात करें अगर इसे सिद्ध करने की, तो इसे सिद्ध भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है और जो अभिग्रहीतें होती हैं, अभिधारणाएँ होती हैं, उन्हें नहीं सिद्ध किया जा सकता। तो आइए इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में और जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं a एक संख्या है, इसके a जो a है ये एक भाज्य संख्या है। तो इसके मान लीजिए गुणनखंड कुछ होंगे P1 गुणे P2 गुणे P3, ऐसा डाट करते हुए कहाँ तक, तो Pn तक, ये इसके खंड है। अब अगर a स्क्वायर की बात की जाए तो a स्क्वायर की अगर बात की जाए तो यही चीज़ें 2 बार आएंगी, P1 इंटू P2 इंटू P3 डाट Pn, यहाँ पे मल्टीप्लाई। एक बार तो ये हो गया और इसी में इसी का गुणा कर देते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। तो P1 P2 इंटू P3 डाट Pn, तो ये हो जाता है। अब उसके बाद इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर, इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पे अगर जो हम लोगों ने प्रमेय नंबर 1 पढ़ी थी उसमें अगर इसकी आवृत्तियों को घटा दिया जाए, यानी कि जो बार बार आवृत्ति हो रही है इसकी, तो ये सभी अद्वितीय प्राप्त होते हैं, यानी कि एक ही प्राप्त होगा, अलग उससे नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक चीज़ और, यहाँ पे लिख देते हैं जो P है वो a स्क्वायर का एक खंड है, a स्क्वायर का एक गुणनखंड है। ये P जो है a स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि P इस a स्क्वायर इससे विभाजित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका गुणनखंड होगा ही होगा। अब यदि उनको हटा दिया जाए अगर इनकी रिपीटेशन को, तो ये जो चीज़ें आ रही हैं अगर इसमें ही एक होगा क्या, P भी होगा। यदि यहाँ पे लिख देते हैं यदि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय
अद्वितीयता के गुण का अब यहाँ पे लिखा हुआ है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का अगर हम लोग प्रयोग करें तो जो P है ये इन्हीं में से एक होगा, क्योंकि कट रहा है, और अद्वितीयता को हटा दिया जाए तो P किस में से एक होगा, तो ये P1 गुणे P2 गुणे P3 डॉट डॉट Pn में से एक होगा। अब ये इनमें से एक होगा तो ये किसका खंड था, ए का खंड था, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि जो ए है वो पी से विभाजित हो जाएगा। तो यहीं पे लिख दीजिए इसलिए ए पी से विभाजित हो जाएगा। तो ये था इसका प्रूफ। आपको प्रूफ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना है कि अगर कोई संख्या है वो अगर पी से किसी संख्या का स्क्वायर है, अगर वो पी से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी पी से विभाजित होगी। बस इतने का ही यूज हम आगे करने वाले हैं। बाकी ये जितनी महाभारत आपको बताई गई है इन सब का कोई भी प्रयोग नहीं है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। जो कुछ परिमेय संख्याएं हैं, जैसे हम लोग देखते ही हैं कि √2 को सिद्ध करिए कि एक अपरिमेय संख्या है, इस टाइप के कुछ सवाल करते हैं जो कि आने वाले चैप्टर में जिसे हम लोग एज इट इज़ प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिद्ध करे रहेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगले जो हमारी प्रश्नावली है उसमें हम लोग डायरेक्ट इस बात को उठा लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और ऐसी बहुत सारी संख्याओं को हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं। तो आइए इसको हटाते हैं और शुरू करते हैं √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो अब देखिए हम लोगों ने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके अपोजिट मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसका देखें अगर हल, तो ये फॉर्मेलिटी कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माना, या आप चाहे ऐसा लिख सकते हैं कि इसके विपरीत मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये √2 को हम लोगों ने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो अब हम लोग इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं का ऐसा स्ट्रक्चर ही होता है कि हम उसको a/b यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देते हैं हम 2 पूर्णांक R और S ज्ञात करते हैं या कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो √2 है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि R/S के रूप में, यानी कि यहाँ छोटे लेटर का S यूज करते हैं। तो R/S के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पे S जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस बात को हम लोग काट देते हैं कि S 0 नहीं होना चाहिए। अब एक समस्या हमारे सामने और खड़ी होकर आती है
कि जो r और s हैं इनका एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दोनों एक सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब देखिए सह अभाज्य संख्या क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो एक को छोड़कर, यानी कि एक ही ऐसा हो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं केवल एक ही, केवल एक यानी कि संख्या वाला, ऐसा लिखिए केवल एक, ये वाला एक ही उभयनिष्ठ केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। अब यही उभयनिष्ठ गुणनखंड ही तो HCF होता था, यानी कि दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो वो क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, ऐसी ये सारी इनका खंड एक ही है, लेकिन 4 और 6 को बात किया जाए तो इनमें 4 में भी 2 आएगा और 6 में भी 2, तो ये दोनों सह अभाज्य नहीं है। तो इस तरह से होते हैं सह अभाज्य। अगर ये संख्याएं सह अभाज्य हैं तब तो ठीक है, अगर तो यहाँ पे लिखते हैं यदि R तथा S में एक के अतिरिक्त यदि R और S में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, इसको लिख देते हैं फिर हम आप लोगों को समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि R तथा S एक के अतिरिक्त, यदि R और S में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से R तथा S में भाग देकर √2 बराबर a/b हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि R और S में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि जैसे ये 4 है और 6 है तो इसमें 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हम लोग उससे भाग करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2/3। अब ये 2/3 एक सह अभाज्य बन जाएंगी, यानी कि 2 और 3 सह अभाज्य हैं, और 2 और 3 एक पूर्णांक भी हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ a और b पूर्णांक है, ये दोनों सह अभाज्य भी हैं, और b 0 नहीं है, यानी पूर्णांक है वो भी 0 नहीं है। तो इतनी बात हो जाती है। अगर ये पहले से ही अगर सह अभाज्य है तो इतना सारा महाभारत लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप में, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है अपने पास √2 बराबर a/b, इस b को इस तरफ भेजते हैं, इस b को इस तरफ भेजते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, b √2 = a। अब दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2b² = a। तो इतना हो जाता है। अब यहाँ से चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि b² बराबर, सॉरी यहाँ से a² आ जाएगा, तो अब यहाँ से b² बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, a²/2। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए a² जो है वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए b जो है वो एक पूर्णांक है, ये देखिए a और b एक पूर्णांक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तब भी पूर्णांक आएगा, तो इस तरफ पूर्णांक तो इस तरफ भी पूर्णांक आना चाहिए, यानी कि पूर्णांक बराबर पूर्णांक ही होगा।
ऐसा तो है नहीं कि अपूर्णांक आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसको पूर्णांक बनाने के लिए ऐसा कहना पड़ेगा कि ये जो ए स्क्वायर है वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसके आगे की कहानी लिखते हैं। तो पिछले पेज में हम लोगों ने देखा कि जो बी स्क्वायर है इसको कैसा लिखा गया था, ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉमा लगाते हैं और लिखते हैं कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। दो जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अभी हम लोगों ने प्रमेय 1.2 में पढ़ा था कि यदि कोई संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करे तो वह ए को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः 2 ए को भी पूर्णतः विभाजित करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगी। तो 2 ए को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। इतनी सी बात हो गई। अब ये कह क्यों रहे हैं, तो इसको हम लोग कह रहे हैं, जो हमने अभी प्रमेय पढ़ी थोड़ी देर पहले, प्रमेय 1.2 से कह रहे हैं इसके हिसाब से। तो अब जब ये 2 जो है वो ए को पूर्णतः विभाजित करेगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसा, तो ये 2 ए को पूर्णतः विभाजित कर रहा था, तो यहाँ पे लिखते हैं, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो अपने पास a है वो 2 इंटू सी होगा, यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या, जहाँ c क्या है, तो c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है, c जो है वो एक पूर्णांक है। तो इसको ऐसा क्यों लिखा गया, तो देखिए चूंकि ये जो a था वो 2 से विभक्त हो रहा था, कितनी बार विभक्त हो रहा था उससे अगर हम लोग गुणा कराते तो a प्राप्त हो जाएगा हमें। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2 में एक पूर्णांक, यानी कि a को अगर हम लोग 2 से विभाजित करें, यानी कि 2 को इस तरफ नीचे लाएंगे तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा। वही बात लिखी हुई है सिंपल से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस बात को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे अगर इससे पहले बात की जाए तो इससे पहले क्या समीकरण था, तो इससे पहले का समीकरण जो था वो था 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर इस चीज़ को उठाकर हम लोग इसमें पुट करें तो क्या हमारे सामने आएगा, तो हमारे सामने आएगा यहाँ पे 2b स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह पर जब हम लोग 2c स्क्वायर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4c स्क्वायर। तो अब ये इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। 2 से 2 एक कट गया। अब देखिए यहाँ से आगे फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं अगर हम लोग, तो ये आएगा c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाई 2, इतनी चीज़। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था जितनी भी कहानी पूरी, कि यदि ये मतलब कि 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए वैसा ही सेम कंडीशन है, b स्क्वायर 2 से पूरी तरह से कट रहा है और c एक पूर्णांक हमने माना था, यानी कि लिया था जो c वो एक पूर्णांक था, तो इस तरफ पूर्णांक है तो इस तरफ पूर्णांक आने के लिए इसको पूरी तरह से कटना होगा। अब अगर ये पूरी तरह से कट जाता है तो 2 से b स्क्वायर कट रहा है, तो 2 से b को भी कटना पड़ेगा प्रमेय के हिसाब से। तो उसी चीज़ को यहाँ पे चाहे तो लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 जो है वो b स्क्वायर को विभक्त करेगा, पूर्णतः विभक्त करेगा।
विभाजित करता है तो यहाँ से 2 B को विभाजित करेगा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो फिर से यहाँ पे लिख देते हैं कि जो प्रमेय अपनी है 1.2, इसके हिसाब से हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, ये जो A है वो भी 2 से विभाजित हो रहा है, B भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों के गुणनखंड में अगर हम लोग इनका अभाज्य गुणनखंड बनाएं तो कहीं ना कहीं दोनों में 2 जो होगा वो कॉमन होगा। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे कि A और B दोनों क्या है, सह अभाज्य है। यानी कि पहले हम लोगों ने RS लिया था, लेकिन उसको श्योर करने के लिए कि ये सह अभाज्य है, ये बात लिख दी थी वहाँ पे कि अगर इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उससे हम लोग भाग करके उसे सह अभाज्य बना लेंगे। अंश और हर में उसी संख्या से जो उभयनिष्ठ है उससे भाग करेंगे तो वह सह अभाज्य बन जाती है। तो ये बात हम लोगों ने ऊपर श्योर कर ली थी कि ये A और B जो है वो दोनों सह अभाज्य हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन क्या बता रही है कि जो 2 यहाँ पे एक खंड है, ये इनका इनका एक अभाज्य खंड है, वो दोनों में है। यानी कि A में भी है और B में भी है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है झोल, तो आइए इसी बात को लिखते हैं। ऐसा झोल इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो ऊपर माना था कि ये √2 एक परिमेय संख्या है वो गलत मान लिया था। तो अब बस सिद्ध हो ही चुका है, बस कहानी लिख देते हैं यहाँ पे। तो आइए कहानी को लिख के आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं, लिखने में बहुत टाइम जाता है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने लिख दिया है वही पूरी कहानी कि जो A और B के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है। अतः A और B में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इससे इस बात का विरोध होता है कि A और B सहअभाज्य हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में इन्हें सहअभाज्य दिखाया था। इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि ये दोनों सहअभाज्य हैं तो इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा A के सिवाय। तो यह विरोधाभास हमें किस लिए प्राप्त होता है, तो यह हमें इसलिए प्राप्त होता है कि क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये जो बात थी कि √2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने की बात रही। तो ये पूरा जो अभी तक कहानी चली ये पूरा √2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए चली। इसी तरह से √3 भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। देखिए इसका एक आप लोग चाहे तो और ट्रिक निकाल सकते हैं कि जब भी कभी √ में कोई अभाज्य संख्या आ जाए जिसका गुणनखंड 1 हो और वह संख्या हो, यानी कि 2 ही खंड बने, एक तो 1 हो और दूसरा वह संख्या हो, तो यानी कि अभाज्य संख्या कोई अगर √ के अंदर आ जाए तो क्या कहलाती है, अपरिमेय होती है। इतनी बात तो पक्का है। और ज़रूरी नहीं है कि √ में अभाज्य संख्याएं तभी अपरिमेय हो, भाज्य संख्याएं भी अपरिमेय हो सकते हैं, लेकिन अभाज्य आएगी तो वो पक्का परिमेय होगी, वो अपरिमेय होगी। तो उम्मीद है इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग इसी के हिसाब से सिद्ध कर लीजिएगा। बिल्कुल बस संख्याएँ बदलनी है और क्या। तो आइए अब हम लोग एक और नई चीज़ जानते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए वो जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या में जोड़ा या घटाया जाए अपरिमेय संख्या को, या अपरिमेय संख्या में जोड़ा या घटाया जाए परिमेय संख्या को, तो वो हमेशा ही अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह से अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो वह परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी तरह से अगर देखिए यहाँ पे परिमेय में अगर गुणा या भाग किया जाए परिमेय संख्या से, तो अगर गुणा किया जाएगा परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से तो परिमेय ही प्राप्त होगा। लेकिन भाग में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। तो यही एक ऐसा केस है। और अगर परिमेय संख्या में गुणा या भाग किया जाए अपरिमेय संख्या से तो जाहिर सी बात है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये लगाई जाती है कि ये जो परिमेय संख्या यहाँ पे है ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये 0 को छोड़कर जितनी भी परिमेय संख्या है उन पर ये लागू होता है। वैसे यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो इन बातों को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
तो इसी का प्रयोग हम लोग आगे जो संख्याएं हमें सिद्ध करनी है कि परिमेय है या नहीं है, उनमें हम लोग करने वाले हैं। तो आइए एक संख्या उठाते हैं और उसको सिद्ध करके दिखाते हैं आपको कि वो परिमेय है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारे स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा दिख रहा होगा का आपको कि सिद्ध कीजिए कि ये 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर बात की जाए ऐसे ही देखने की तो देखिए यहाँ पे 5 क्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 एक परिमेय है। और बात करें रूट 3 की तो इसको हम लोग आपको होमवर्क में दिए थे कि इसको सिद्ध करिएगा, ये एक अपरिमेय है, तो ये एक अपरिमेय है। तो अब अगर परिमेय और अपरिमेय को बीच में घटाया जाए तो बताया गया था कि अगर इन्हें जोड़ा या घटाया जाता है तो क्या हमें प्राप्त होता है, तो अपरिमेय ही प्राप्त होता है। तो ये तो हो गई बात ऑप्शन से उत्तर निकालने की। तो अगर कहीं पे बस केवल हमें उत्तर पूछा जाए तो इस तरह से हम लोग उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन बात की जाए अगर इसे सिद्ध करने की तो सिद्ध करने के लिए आइए फिर इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग पिछले सवाल की तरह ही इसको मान लेते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि ये एक परिमेय संख्या है तो अब पूरी कहानी ना लिखते हुए शॉर्टकट में हम लोग इसको आपको समझाते हैं कि ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई बी। चीज़ें आपको पता है कि b जीरो कभी नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता b जीरो, और a और b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है। सॉरी यहाँ पे b भी लिख लीजिएगा, b पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है और b जीरो नहीं हो सकता। तो अब इस रूट 3 को उस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ से 5 माइनस a अपान b आ जाएगा इस तरफ, और ये रूट 3 जाएगा उस तरफ। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है। चूँकि परिमेय संख्या ही को तो परिमेय संख्या को ही a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं जहाँ b जीरो ना हो, तो ये भी एक परिमेय है। अब परिमेय में से परिमेय को घटाने पे क्या प्राप्त होगा, परिमेय प्राप्त होगा। इस तरफ परिमेय प्राप्त हुआ और इस तरफ क्या है, अपरिमेय है। तीन एक कैसी संख्या है, 3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो अब देखिए क्या परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकती है कभी, तो ये जो हमारा है ये दोनों बराबर हैं, तो ये गलत है। यानी कि जो अपने पास परिमेय है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जहाँ पे ये दोनों बराबर हो सके। तो ऐसा विरोधाभास क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वही पूरी कहानी आपको लिख देनी है उठा के, क्योंकि यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में माना था, कल्पना की थी कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, वह गलत थी। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं, क्यों कंजूसी करें थोड़ा से के लिए। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है।
अब इस वाले के हिसाब से भी आपकी जो प्रश्नावली 1.2 है उसमें सवालें आई हैं, इसीलिए इसे बताना ज़रूरी था। तो आइए एक तरीके से और मिलवाते हैं आपको, उसके बाद फिर यह प्रश्नावली और यह चैप्टर समाप्त करने के काबिल आप लोग हो जाएंगे। तो आप लोग इसको पढ़ने के बाद एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से, और फिर उसके बाद अगर बाकी तो हम लोग प्रश्नावली सॉल्व कराएंगे ही, लेकिन अगर आप लोग एक बार खुद से करते हैं तो चीज़ें अच्छी होंगी। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर बात करें वैसे सिंपली तो देखिए 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय और अपरिमेय का गुणा अगर हम लोग करवाते हैं तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये साधारण सी बात थी। अगर सिद्ध करने की बात आए तो हम लोग वही पूरी गाथा लिख देंगे यहाँ पे, कि पहले तो वही करेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब ये 3√2 को एक परिमेय संख्या माना तो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, 3√2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। कहानी आप लोगों को पता है, a और b क्या है, पूर्णांक है, और b जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो ये होती है परिमेय की कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए √2 को ऐसे ही रहने दिए और इस तरफ 3 को ले आए, तो 3 आया, इस तरफ 1/3 हो जाएगा और a/b ऐसे ही पड़ा रहा। अब देखिए ये एक परिमेय संख्या, यहाँ पे देखिए ये एक परिमेय संख्या और ये भी एक परिमेय संख्या। अगर इन दोनों के बीच में गुणा कराया जाए तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय ही प्राप्त होगा। अब उसके बाद यहाँ पे परिमेय, लेकिन ये जो 2 है ये कैसा है, ये एक अपरिमेय है, हम लोग सिद्ध ही कर चुके हैं, तो इसको लिख देते हैं अपरिमेय। ये है एक अपरिमेय। तो यहाँ भी वही विरोधाभास के अपरिमेय बराबर परिमेय आ रहा है। तो ऐसा विरोधाभास क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो माना था कि 3√2 एक परिमेय संख्या वह गलत है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः, या ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, पहले यहाँ पे लिख दीजिए कि जो अपरिमेय बराबर यहाँ पे परिमेय आ रहा है, जो कि गलत है, ये ऐसा नहीं आना चाहिए। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो जाता है। तो हम लोगों ने 3 तरह की संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करके दिखाया। एक जो आपकी प्रमेय थी 1.2, जो ये कह रही थी कि अगर कोई संख्या है जो जिसका स्क्वायर p से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी p से विभाजित हो जाएगी, ये थी प्रमेय। उसके बाद हम लोगों ने √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाया, फिर एक 5 - √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाया, और उसके बाद फिर ये लास्ट वाला 3√2 को सिद्ध करके दिखाया। और कुछ जो ऑपरेशंस थे कि परिमेय प्लस प्रमेय क्या होता है, ये ऑपरेशन ही थे, तो इनको भी हम लोगों ने आपको करके दिखाया। अब आप लोग प्रश्नावली 1.2 को करने के लिए जो आपके पास आवश्यक हथियार सामग्री होनी चाहिए थी वो सब आपके पास पर्याप्त है। इतने से आप लोग उसको बिल्कुल ही जीत सकते हैं, प्रश्नावली 1.2 की लड़ाई को। तो अब आप लोग अपना बोरिया यानी कि ढाल तलवार लीजिए और जुट जाइए प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करवा ही देंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कुछ भी गड़बड़ी हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए जहाँ पे ना समझ में आया हो। अभी थोड़ा लिखावट के लिए आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि अभी सिस्टम ये जो ऑनलाइन एक तरह से चेंज हुआ है उस पे आया है, क्योंकि बोर्ड से इस तरफ आया है, तो
थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।